Okay, so guys, we will start. So yesterday we solved the assignment. Okay, so I hope you all have tried to solve the assignment by yourself. So I'm considering that, and considering that I'm just starting the session, today's session. So yesterday we completed the assignment and we also covered some part of the constraint. मतलब constraint क्या होता है, why to use constraint, हाउ वी क्रिएट कंस्टेंट. सो मैंने कल बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्टेंट, मतलब दो टाइप से हम कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट टू कंस्टेंट बाय यूजिंग टू मेथड. सो फर्स्ट वन, वी कैन क्रिएट कंस्टेंट ऑन कॉलम लेवल. तो कॉलम लेवल पे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन वी डिफाइन ए कंस्टेंट ऑन टॉप ऑफ अ कॉलम. तो जिस किसी भी कॉलम के ऊपर आपको कोई कंस्टेंट लगाना है, कंस्टेंट मीन्स कुछ लिमिटेशन सेट करना है, या फिर कुछ क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन, या फिर एक वर्ड मैंने आपको बताया था उस पर रेस्ट्रिक्शन, कुछ लगाना है आपको. तो कॉलम जैसे ही आपने डिफाइन किया तो उसके बाद तुरंत आप क्या करते हो, उसके ऊपर कंस्टेंट लगा देते हो. ओके, सो एंड देन नेक्स्ट मेथड है कंस्टेंट क्रिएशन का. सो ऑन टेबल लेवल. तो टेबल लेवल पे कैसे होता है कि पहले टेबल क्रिएट कर लो, टेबल का डेफिनेशन लिख लो पहले, और उसके बाद आखिर में आपको जिस किसी कॉलम पे लगाना है कंस्टेंट उसको बता दो. तो हम आज क्या करते हैं, फर्स्ट वी कवर्ड ऑल द कंस्टेंट, जितने टाइप के कंस्टेंट है, 5 टाइप्स के. कल हमने एक कंस्टेंट देखा था प्राइमरी की. सो आई होप कि आपको वो अंडरस्टैंड हुआ हो, बट डोंट वरी, टुडे वी विल अगेन रिपीट दैट. तो कंस्टेंट को हम पहले कवर करेंगे. तो पहले हम सबसे पहले कॉलम लेवल कंस्टेंट पे करेंगे, वो पढ़ेंगे कि कॉलम लेवल पे कैसे करेंगे. उसके बाद टेबल लेवल पे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो करेंगे. सो मोस्टली वी विल गो विद द कॉलम लेवल कंस्टेंट क्रिएशन. तो कॉलम लेवल पे ही हम मोस्टली क्रिएट करेंगे. तो जब हमारा असाइनमेंट नेक्स्ट वाला होगा तो उसके अंदर आपने जो भी करना है तो उसमें कॉलम लेवल पे ट्राई करो, और उसके बाद आप टेबल लेवल पे ट्राई करो. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो कंस्टेंट. सो कंस्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, व्हाट इज कंस्टेंट. सो कंस्टेंट इज नथिंग बट okay, constraint is nothing but a restriction. okay, restriction और क्या है, limitation. okay, so constraint is nothing but a restriction or a limitation implemented on column. कॉलम के ऊपर हम कंस्टेंट लगाते हैं. ओके, सो ये मैं कल का जो हमारा जो असाइनमेंट है उसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ. ओपन फाइल. ओके, बैच 2. ठीक है, ये ओपन हो गया. ठीक है. ओके, सो हेयर वी क्रिएटेड वन टेबल. सो इस केस में मैंने क्या किया, फर्स्ट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ टेबल, आई एम जस्ट राइटिंग अ डेफिनेशन ऑफ आवर टेबल. तो डेफिनेशन जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, सो उसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने ये कॉलम इस पर डिफाइन किया, इस कॉलम के डेफिनेशन में लिख रहा हूँ. तो कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन कंस्टेंट. सो दिस इज द वन मेथड. सो वी कॉल दिस मेथड एज अ कॉलम लेवल कंस्टेंट क्रिएशन. तो जैसे ही हमने कॉलम डिफाइन किया उसके तुरंत बाद हम उसको बोल रहे हैं कि ओके दिस विल बी द कंस्टेंट विल बी माई ऑन माई कॉलम. तो इस पर मैंने प्राइमरी की लगाया. अगर सपोज एक दूसरा हमारे पास कंस्टेंट है यूनिक की कंस्टेंट, तो अगर मुझे इस फर्स्ट नेम पे यूनिक कंस्टेंट लगाना है तो मैं डायरेक्टली डेटा टाइप के बाद यूनिक लगा दूंगा, UNIQUE. तो यूनिक. सो दिस वुड बी माई कंस्टेंट ऑन दिस फर्स्ट नेम. अगर मुझे और इस लास्ट नेम पे कुछ कंस्टेंट लगाना है, तो जैसे कि हमारे पास और एक तीसरा कंस्टेंट है चेक कंस्टेंट. तो चेक कंस्टेंट मुझे लगाना है. चेक कंस्टेंट के अंदर मुझे कुछ कंडीशन देना होता है, तो इसमें मैं कुछ कंडीशन दे दूंगा. तो आगे हम जब जैसे चेक कंस्टेंट पढ़ेंगे तो वो कंडीशन किस तरह से देते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. सिमिलरली ईमेल पे मुझे कुछ कंस्टेंट लगाना है, तो मैं हमारा जो और एक कंस्टेंट है जैसे कि नॉट नल, तो मैं यहाँ पे नॉट नल बता दूंगा. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ कंस्टेंट क्रिएशन ऑन कॉलम लेवल. तो कॉलम लेवल पे हम किस तरह से कंस्टेंट क्रिएट करेंगे, तो इस तरह से जो भी कंस्टेंट आपको जिस किसी कॉलम पे डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज द कॉलम लेवल कंस्टेंट क्रिएशन. नाउ कल हमने ये प्राइमरी की का जो कंस्टेंट है इसका हमने फीचर देखा था. तो जैसे कि प्राइमरी की का क्या होता है, सो प्राइमरी की कंस्टेंट, प्राइमरी की
ओके, अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या करता है, इसका फीचर क्या है कि जिस किसी कॉलम के ऊपर आप इस कंस्ट्रेंट को लगाओगे तो दैट कॉलम नॉट अलाउज null values. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस की. इसका वर्क क्या है, पहला फीचर क्या है कि अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर नॉट ये प्राइमरी की लगाया तो दैट कॉलम विल नॉट अलाउ नल वैल्यूज, तो उसके अंदर आप नल नहीं डाल सकते, यू कैनॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू दैट कॉलम. सेकेंड, एंड दैट कॉलम, ओके, एंड दैट कॉलम not allows duplicate values. ओके, तो उस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं डाल सकते. मीन्स दैट कॉलम शुड हैव यूनिक वैल्यूज ओनली. तो उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी तो दैट वैल्यू शुड बी यूनिक, ऑल द वैल्यू शुड बी यूनिक. जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था एम्प्लॉय आईडी, देयर कैन नॉट बी टू एम्प्लॉयज हैविंग द सेम एम्प्लॉय आईडी. दो एम्प्लॉयज को या दो से ज़्यादा एम्प्लॉय को सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं होता है. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल शुड बी आइडेंटिफाइड बाय सम यूनिक आइडेंटिफायर. तो इस केस में अगर जैसे हमारा एम्प्लॉयज टेबल है तो एम्प्लॉयज टेबल के हर एक एम्प्लॉयज को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, तो प्राइमरी की जो आपका एम्प्लॉय आईडी से आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि प्राइमरी की आपका क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड को क्या करता है, यूनिक बना देता है. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ. सो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल भी बोल सकते हैं, राइट? यस डेफिनेटली, क्योंकि हाँ, बट अभी जैसे कि आपने बोला दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, राइट. बट क्या होता है, आपके टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है. एवरी टेबल शुड हैव ओनली वन प्राइमरी की, बट इन योर टेबल देयर कैन बी ए मल्टीपल यूनिक की एंड नॉट नल की. तो नॉट नल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हो, बट प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम पे रहेगा, और वही कॉलम रहेगा कि जो आपके टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, कि प्राइमरी की सिर्फ आप एक ही कॉलम पर लगा सकते हो, बट नॉट नल कंस्ट्रेंट और आपका जो यूनिक कंस्ट्रेंट है तो उसको सिर्फ आप जो है कितने भी टेबल जितने कॉलम्स को आपको रिक्वायरमेंट है उस कॉलम पे आप लगा सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द यूज ऑफ प्राइमरी की. सो प्राइमरी की हमने ये भी देखा था कि हम इसको किस तरह से उसका एग्जांपल भी हमने देखा था. हमने एक प्राइमरी की लगाया, देन वी ट्राइड इंसर्टिंग null values into that column. We also tried to insert duplicate value in that column. So at that time we got an error. उसने बोला कि यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, या फिर और एक उसने एरर दिया था उसको एरर नंबर के साथ. तो उस केस में उसने एरर दिया था, तो जब हमने वैलिड वैल्यूज डाली तब उसने वो एक्सेप्ट किया रिकॉर्ड्स. ओके, नाउ लेट्स जंप टू द अनदर की, अनदर कंस्ट्रेंट. सो वी स्टार्ट विद यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट, UNIQUE. ओके, यूनिक कंस्ट्रेंट. सो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, अगर मान लो किसी कॉलम के ऊपर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, ओके, यू अप्लाई यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन सर्टेन कॉलम, सो दैट कॉलम विल नॉट अलाउ योर डुप्लीकेट वैल्यूज. तो उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ इट विल चेक्स फॉर द डुप्लीकेट वैल्यूज. अगर आप उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज डालोगे तो वो एरर रेज करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रेज एन एरर. ओके, इज 1 मिनट. तिकडे टीव्ही लावा, ते दरवाजा ओपन करू. Okay, so whenever you apply unique constraint on any column, so that column will checks for the duplicate values. If it finds the duplicates value, then it will raise an error, otherwise it will not raise an error. Okay, so we will टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कंस्ट्रेंट. तो हम एक क्या करते हैं, एक कॉलम के टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, यूनिक की कंस्ट्रेंट लगाते हैं, देन वी विल ट्राई टू इंसर्ट अ डुप्लीकेट वैल्यू इन दैट कॉलम, देन वी विल चेक हाउ इट बिहेव्स. ओके, सो नाउ कल हमने ये टेबल क्रिएट किया था एम्प्लॉयज डेटा, सो अगेन वी विल ड्रॉप दिस टेबल, बट वंस वी ड्रॉप देन वी अगेन क्रिएट इट. ओके, सो व्हाट वुड बी द कमांड, ड्रॉप टेबल नेम.
Okay, so I'm dropping this table. So I have dropped this table. Now let's create. So ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी इस टेबल पे इस कॉलम पे रहने देते हैं, और अगेन ये जो फर्स्ट नेम है, ओके, या फिर एक काम करते हैं, ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, ओके, बिकॉज मोबाइल नंबर शुड बी यूनिक, तो मोबाइल नंबर पे हम क्या करते हैं, यूनिक की लगा देते हैं, यूनिक, ओके, इसको हटा देते हैं. ओके, सो हमने क्या किया, यूनिक की इस पे लगा दिया. ओके ओके, सो वी आर क्रिएटिंग इट वन टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज डेटा. सो जिसके अंदर एम्प्लॉयज आईडी पे हमने प्राइमरी की लगाया है, प्राइमरी की कंस्टेंट. देन ऑन मोबाइल नंबर वी आर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक की कंस्टेंट. सो जस्ट कीप इन माइंड, जब हम प्राइमरी की लगाते हैं तो वी राइट दिस नेम, प्राइमरी की है, इस तरह से लिखते हैं. बट हम बाकी के जब कंस्टेंट लिखेंगे तो उसमें की ये जो वर्ड है ये डालने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो भले ही हम उसको बोलते समय कि प्राइमरी की कंस्टेंट कहेंगे, या फिर यूनिक की कंस्टेंट कहेंगे, या फिर नॉट नल की कंस्टेंट कहेंगे, इस तरह से कहेंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको की यूज़ ही करना है. ये सिर्फ प्राइमरी की के अंदर, केस के अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है. ओके, सो नाउ ऑन मोबाइल नंबर आई एम जस्ट पुटिंग दिस यूनिक की कंस्टेंट. सो आई नो बिकॉज वाई आई एम पुटिंग दिस यूनिक की कंस्टेंट ऑन दिस मोबाइल नंबर, बिकॉज every record should have unique, every employee should have their unique मोबाइल नंबर, क्योंकि दो एम्प्लॉय को सेम मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, या फिर दो से ज़्यादा कस्टमर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, सेम मोबाइल नंबर नहीं हो सकता. सो आई एम मेकिंग श्योर दैट माई टेबल शुड हैव, माई ऑल एम्प्लॉयज शुड हैव देयर यूनिक मोबाइल नंबर. ओके, तो वो जब डेटा इंटर होगा मेरे एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर, तो मोबाइल स्पेसिफिकली मोबाइल नंबर फील्ड के अंदर, तो वो डुप्लीकेट ना आ जाए. अगर कोई ट्राई करेगा डुप्लीकेट एंट्री करने का तो उसको उसने एरर देना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इंप्लीमेंटिंग दिस यूनिक की कंस्टेंट ऑन दिस मोबाइल नंबर. ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल. तो मैंने टेबल क्रिएट किया. नाउ लेट्स चेक द डेफिनेशन ऑफ दिस टेबल. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कमांड यूज कर सकते हैं, DESC, और उसके बाद टेबल नेम, या फिर आप F4 दबा के भी उसका डेफिनेशन चेक कर सकते हो. सो दिस इज द फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन इटसेल्फ, कि आप F4 दबाओ, आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा. सो ओके, सो नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस एम्प्लॉय टेबल. इसके जो एम्प्लॉय आईडी है इस पर हमने प्राइमरी की लगाया, इसके लिए इसके देखो PK, तो इस पर 1 आया, प्राइमरी की है इसके ऊपर. ओके, देन हमने मोबाइल नंबर पे क्या किया है, एक और की लगाया है हमने, तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगाया है, यूनिक कंस्टेंट लगाया है. अब यूनिक की कंस्टेंट लगाया तो इसके ऊपर 1 आ गया. एक्चुअली ये आगे का कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी कॉलम के ऊपर यूनिक की कंस्टेंट लगाते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली B-ट्री इंडेक्स क्रिएट कर देता है. तो ये इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इट्स डिफरेंट पार्ट, तो हम आगे, इट्स ऑब्जेक्ट एक्चुअली, तो वो स्पेशल टॉपिक है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे. जस्ट कीप इन माइंड कि ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछता है समटाइम्स कि इफ़ वी क्रिएट एन यूनिक कंस्टेंट, वी अप्लाई यूनिक कंस्टेंट ऑन सम कॉलम, सो व्हाट विल हैपन. तो आप ये भी बता सकते हो कि वंस वी अप्लाइड ये यूनिक कंस्टेंट ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, सो Oracle और डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स B-ट्री इंडेक्स ऑन दैट कॉलम. तो उस कॉलम के ऊपर B-ट्री इंडेक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली बना देता है. ओके, सो मोबाइल नंबर पे हमने यूनिक कंस्टेंट लगाया है. तो अगर आप यहाँ पे भी जाओगे तो कौन से कॉलम पे कौन से कंस्टेंट है, तो उसका भी आप यहाँ पे दे सकते हो. तो ये पे कंस्टेंट करके दिया है, तो ये देखो यहाँ पे दिया है मोबाइल नंबर, ये हमारी फील्ड है जिसके ऊपर हमने यूनिक की कंस्टेंट लगाया है, और सिस्टम ने उसको उस यूनिक की को उसके रेफरेंस के लिए एक यूनिक कंस्टेंट नेम दिया है, ये sys_C00699. दिस इज द नेम ऑफ दिस यूनिक की कंस्टेंट. तो यूनिक की कंस्टेंट को नाम दिया है सिस्टम ने. तो ये जो नाम है sys_C00699, तो ये किसी टेबल में स्टोर होता होगा. तो ये आगे का कंसेप्ट, जब हमें कंस्टेंट हमने जो लगाया है उसको हमें हटा देना है, ड्रॉप करना है, तो ये आगे का कंसेप्ट है. तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है sys_, ये क्या होता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, कौन से टेबल में स्टोर होता है, ये हम आगे देखेंगे. जस्ट फॉर एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट लर्निंग कि हर एक कंस्टेंट का क्या काम है. बाकी कहाँ पे उसका नाम कहाँ पे स्टोर होता है, क्या ये जो सिस्टम ने नाम दिया है sys_C00699, या फिर इस प्राइमरी की को भी सिस्टम ने नाम दिया है sys_C0069998, ये और ये नाम यूनिक है, दिस इज नॉट अ डुप्लीकेट नेम. तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये से नाम क्यों दिया जाता है, सिस्टम ने दिया है, क्या मैं खुद दे सकता हूँ क्या मेरा नाम,
कि भाई मुझे सिस्टम ने नाम दिया तो मुझे मेरा मतलब मैंने जो नाम दूंगा वो उस कंस्ट्रेंट को नाम होना चाहिए। तो हम ये भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आगे का पार्ट है, बट एज ऑफ नाउ हम यही पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रेंट का वर्क क्या होता है, हर एक कंस्ट्रेंट का वर्क क्या होता है। बाकी ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर एक आपके टेबल के हर एक कॉलम पे कोई कंस्ट्रेंट है, तो वो कौन से कंस्ट्रेंट है ये आप यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाके भी चेक कर सकते हो, डेफिनेशन में जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें अभी हमने यूनिक की लगाया है मोबाइल नंबर पे, और आपने जो आपका एम्प्लॉय आईडी उस पर लगाया है प्राइमरी की। ओके, दैट्स इट। ओके, नाउ वी हैव क्रिएटेड द टेबल। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू योर टेबल। सो नाउ हम पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ओके, लेट्स इंसर्ट दिस वैल्यू। उसने एक्सेप्ट किया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, someone join. Okay, so we have inserted the record. हमने क्या किया, एम्प्लॉयज आईडी में 100 डाला, हमारे टेबल में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं था, उसलिए उसने परफेक्टली ये यूनिक ही रिकॉर्ड्स है। ओके, नाउ अगेन वी विल इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड्स। सो लेट्स इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, बिकॉज कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं किया है, आपकी एम्प्लॉय आईडी में नहीं किया, या फिर उसके अंदर हमने नल भी नहीं डाला है। सिमिलरली हमने मोबाइल नंबर के अंदर भी हमने यूनिक मोबाइल नंबर ही डाला है, हमने कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाली है। ओके, नाउ लेट्स इंसर्ट द थर्ड रिकॉर्ड। और इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर हमने पहले डाला था, ओके, हमने इस एम्प्लॉयज को, जिसका एम्प्लॉय आईडी 101 है, उसको हमने ये मोबाइल नंबर दिया था। तो नाउ अगेन वी आर इंसर्टिंग द सेम मोबाइल नंबर फॉर दिस एम्प्लॉय 102। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड। सो दिस इज रिजल्टिंग एन एरर। अब ये एरर क्यों दिया, बिकॉज जो कंस्टेंट हमने सेट किया था मोबाइल नंबर के ऊपर, वी आर वायोलेटिंग, वी आर ब्रेकिंग दैट रूल। हमने जो रूल सेट किया था एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन कि वॉट एवर वैल्यूज आई विल इंसर्ट इन दी मोबाइल नंबर कॉलम दैट विल बी यूनिक, वो यूनिक रहेगी, दैट विल नॉट बी डुप्लीकेट। बट वाइल इंसर्टिंग द वैल्यू आई एम पुटिंग द डुप्लीकेट्स। तो हम उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहा हूँ। सो इट मीन्स मुझे ओरेकल बता रहा है, या डेटाबेस मुझे बता रहा है कि आपने जो रूल आपने सेट किया था, यू आर ब्रेकिंग दैट रूल। सो आई एम नॉट अलाउिंग यू टू इंटर द वैल्यू, इंसर्टिंग द वैल्यू। सो इट्स गिविंग मी एन एरर, ओरा 4x01 यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। तो ये देखो उसने कंस्ट्रेंट का नेम यहाँ पे दे दिया है, hr.sys, जो हमने देखा था टेबल के डेफिनेशन में। तो ये उसने बोला कि ये जो रूल आपने सेट किया, यू आर ब्रेकिंग दैट रूल। Okay, so looking at this error, you got to know that okay, I have already set a rule, okay, and I'm breaking that. So I have to enter unique value in that field. Okay, तो इस फील्ड के अंदर मुझे यूनिक वैल्यू, तो ये मुझे अभी ध्यान में आ गया। मुझे ये एरर, जैसे ही उसने मुझे एरर किया तो मुझे यहाँ पे, तो आई विल आस्क दैट एम्प्लॉय, ओके यार ये जो मोबाइल नंबर है ये तो आप दूसरे का बता रहे हो, प्लीज टेल मी योर मोबाइल नंबर। ओके, तो हम इसके अंदर डालेंगे यूनिक मोबाइल नंबर। देन वी हैव करेक्टेड द रिकॉर्ड, corrected the value, and I'm just inserting it. Perfectly fine, उसने कर दिया insert. Okay, now I have inserted the 3 records and I'm committing it. मैंने commit भी कर दिया। So if I look at the data of my table, so you will find the 3 records. ये देखो, तो ये 3 records हमने insert किए हैं। So this is how unique constraint behaves, work करता है। तो अभी क्यों यूज करना है यूनिक कंस्ट्रेंट, ये आपको पता चल गया होगा। तो इन फ्यूचर अब जब भी आप व्हेन यू विल वर्क इन अ कंपनी एंड यू समवन आस्क यू टू क्रिएट वन टेबल एंड ही विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स, लाइक ही विल प्रोवाइड यू द टेबल नेम, ही विल प्रोवाइड यू द कॉलम नेम्स विच नीड्स टू बी इन दैट टेबल। तो जिस उस टेबल में जो भी कुछ कॉलम आपको इंसर्ट डालने हैं, तो उस कॉलम के नाम देंगे, तो वो ही विल दैट पर्सन, और आपको वो उसका पूरा डेटा टाइप भी बताएंगे कि उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा जाएगा। अगर उसने नहीं भी दिया तो यू विल अंडरस्टैंड कि बाय रीडिंग द नेम ऑफ द कॉलम, जैसे कि अगर उसने आपको एम्प्लॉय आईडी दिया तो आपको क्लिक हो जाएगा, ओके दिस इज एम्प्लॉय आईडी, देन आई नीड टू यूज नंबर डेटा टाइप। तो उसका साइज भी आपको वो दे देगा, नहीं दिया तो आप उसको पूछ सकते हो कि मैं इसके अंदर साइज क्या लूँ। ओके, तो उसके अंदर आप वो एक स्पेसिफिकेशन भी देगा आपको कि बाबा हाँ ठीक है, इसके अंदर यूनिक वैल्यू जाना चाहिए, इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं जाना चाहिए, नल नहीं जाना। तो ये पूरे रिक्वायरमेंट आपको एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आता है, या फिर आपका कुछ टिकटिंग टूल होता है, या फिर एक कोई रिक्वायरमेंट टूल होता है। जीरा मान लो, जैसे कि जीरा इज अ टिकटिंग, सॉरी जीरा इज अ टिकटिंग टूल, जिसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स आती है। तो उसके अंदर पूरा लिखा होता है कि बाबा ये टेबल क्रिएट करो, उसके अंदर ये कॉलम्स रहेंगे, इसका डेटा टाइप ये रहेगा, उसका साइज ये रहेगा। देन अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट यू विल क्रिएट द टेबल। तो जैसे कि मैंने आपको कल रिक्वायरमेंट दिया था,
हमारा पहला जो असाइनमेंट था उसके अंदर मैंने क्या किया आपको, आई हैव गिवन यू अ रिक्वायरमेंट एंड बेसिस ऑन दैट रिक्वायरमेंट यू क्रिएटेड द टेबल. सो दिस इज हाउ वी वर्क इन अ कंपनी एज वेल. तो कंपनी के अंदर भी इसी तरह से हम काम करते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट. So unique में मल्टीपल नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं क्या? Definitely, अगर because वो भी yes, we can insert null values, multiple null values into your unique key constraint. Because why we can insert, because मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि null value, okay, जब हम null insert करते, मान लो कि अभी let's try this, okay, let's try to insert null value into your unique key constraint. Okay, तो मोबाइल नंबर में हम क्या करते हैं, एक फोर्थ रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ये वाला, ओके, इसमें तो मोबाइल नंबर में यहाँ पे नल डालता हूँ, पहला नंबर, इसको मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस. परफेक्टली फाइन, इट इज एक्सेप्टिंग नल वैल्यूज बिकॉज नल इज अ यूनिक वैल्यू. अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक और एम्प्लॉयज को यहाँ पे भी नल डालता हूँ. ओके, परफेक्टली फाइन, बिकॉज एक नल वैल्यू दूसरे नल वैल्यू से डिफरेंट होता है. ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था शायद. कितनी भी नल वैल्यूज आप डाल सकते हो. यूनिक की कंसेप्ट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज बिकॉज वन नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर नल वैल्यूज. अगेन इट डिफरेंट फ्रॉम थर्ड नल वैल्यूज. ऑल द नल वैल्यूज आर यूनिक. हर एक नल वैल्यू यूनिक होती है, इट्स नॉट सेम. तो इसलिए यहाँ पे उसने नल एक्सेप्ट किया, यहाँ पे भी नल एक्सेप्ट किया, बिकॉज दिस नल इज डिफरेंट एंड दिस नल इज डिफरेंट. तो समटाइम्स इंटरव्यूअर मे आस्क यू, कैन आई इंसर्ट नल वैल्यूज इनटू अ यूनिक कंस्ट्रेंट? योर आंसर शुड बी येस. अगर वो पूछेगा कि कैन आई इंसर्ट मल्टीपल नल वैल्यूज इनटू यूनिक की कंस्ट्रेंट कॉलम, तो योर आंसर शुड बी येस. तो बोलेगा व्हाई, वो तो बोलेगा ये नल तो मैं सेम डाल रहा हूँ. तो योर आंसर शुड बी नो, ऑल नल्स वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से वो डिफरेंट होती है. दैट्स आवर यूनिक. हर एक नल वैल्यू यूनिक होती है. ओके, सो यू कैन इंसर्ट नल वैल्यू इनटू योर यूनिक की कंस्ट्रेंट कॉलम एंड यू कैन इंसर्ट मल्टीपल वैल्यूज एज वेल, मल्टीपल नल वैल्यूज एज वेल. ओके, तो अगर पूछा तो ये जस्ट आपको बताना है. ओके, अंडरस्टूड? मयूर, Yes. पवन, विक्की. ओ सर. ओके, सो नाउ वी चेक द यूनिक कंसेप्ट. सो यूनिक कंसेप्ट क्या करता है? इट्स अलाउज ओनली यूनिक वैल्यूज and also allows null values and can allow multiple null values, multiple null values. Okay, so this is unique key. Okay, now let's jump to not null. Not null. Okay, so now again this name is very self explanatory है. ये वो खुद ही बता रहा है कि not null. तो वो क्या बोल रहा है? not null कि बाबा जिस किसी कॉलम पे आप मुझे लगाओगे तो that column should not allow null. उस कॉलम के अंदर null जाएगा ही नहीं. अभी इसका एग्जांपल, अभी इसका रियल टाइम अगर हम एग्जांपल देखें कि not null कॉलम को हम किसके ऊपर लगा सकते हैं. ओके, किस फील्ड के ऊपर हम नॉट नल कॉलम लगा सकते हैं. जैसे कि हमारा प्राइमरी की, वो तो पता है वो दो का काम करता है, नॉट नल एंड वो यूनिक का भी काम करता है. तो वो तो हमने एम्प्लॉय आईडी पे लगा दिया. तो एम्प्लॉय आईडी ओके फाइन, उस पर प्राइमरी की लगा सकते हैं, दोनों का काम कर. बट और कौन सा ऐसे डेटा हो सकता है, और ऐसा कौन सा कॉलम हो सकता है, ऐसा डेटा हो सकता है जिसके अंदर वो डेटा मैंडेटरी है. मीन्स दैट कॉलम यू कैनॉट कीप ब्लैंक, उसके अंदर आप नल डाल ही नहीं सकते. दैट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आपको प्रोवाइड करना ही है. ओके, तो हो सकता है कभी कभी आप जब फॉर्म भरते हो, आप व्हेन यू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, तो देयर आर फील्ड्स ऑन विच यू फाइंड स्टार मार्क, उसके ऊपर स्टार लिखा होता है. दैट स्टार मीन्स मैंडेटरी, यू कैनॉट कीप दैट फील्ड ब्लैंक. उस फील्ड को ब्लैंक नहीं कर सकते हो. अगर आपने ब्लैंक रखा और आपने फॉर्म भरने के बाद प्रोसीड किया तो आपको वहाँ पे एरर आता है कि नहीं आपने वो ब्लैंक रखा है. सो व्हाट डज दैट मीन? तो जब वो डेटा जहाँ कहाँ पे स्टोर होगा तो उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर उन्होंने क्या करके रखा है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा के रखा है. ओके, तो वो क्यों देता है एरर? बिकॉज बैकएंड में उन्होंने ये तो टेबल का डेफिनेशन लिख के रखा है, तो उसके ऊपर उस कॉलम पे, पर्टिकुलर कॉलम पे उन्होंने क्या करके रखा है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा के रखा है. तो जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका एक एग्जांपल, तो आपका आधार कार्ड, समटाइम्स यू व्हेनेवर यू फील
वेन एवर यू फिल एन एग्जामिनेशन फॉर्म तो उसके ऊपर आपको आधार नंबर पूछा जाता है, ओके, या फिर पैन नंबर पूछा जाता है। जैसे अगर अगर किसी ने टैक्स फाइल किया होगा अभी, तो उसमें भी कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड पैन नंबर, इट्स मैंडेटरी प्रोवाइडिंग द पैन नंबर। पैन नंबर अगर हम नहीं डालोगे तो इट विल रेज एन एरर, तो बोलेगा नहीं भाई पैन नंबर डालो आपका। तो दैट फील्ड्स के ऊपर, उस फील्ड के ऊपर उन्होंने क्या करके रखा है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा के रखा है। ओके, सो नॉट नल, दिस आर द रियल टाइम सिनेरियोज जिसके ऊपर नॉट नल लगा होता है। तो नॉट नल क्या होता है कि वेन एवर यू अप्लाई नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन एनी कॉलम, तो दैट कॉलम यू कैनॉट कीप ब्लैंक, उसके अंदर आप नल नहीं डाल सकते। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। तो अभी क्या करते हैं, अगेन वी विल ड्रॉप दिस टेबल, अगेन वी विल क्रिएट। सो जस्ट कीप इन माइंड गाइस कि whenever I'm just telling you the constraint, मैं जैसे जैसे एक कंस्ट्रेंट आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं टेबल को हर बार टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ। बट आइडियली आई शुड नॉट डू दिस। आइडियली मैं हर बार तो ऐसा नहीं करूँगा कि बाबा मान लो कि मुझे एक रिक्वायरमेंट आया कंपनी में, मुझे टेबल बनाने के लिए बोला, मैंने बना दिया, फिर आगे चल के बोलता नहीं यार इसके ऊपर तो आपने वो हमें कंस्ट्रेंट लगाना था, तो कंस्ट्रेंट हमने लगाया नहीं, तो अभी काम करो कंस्ट्रेंट लगाओ। तो आपने तो टेबल क्रिएट भी कर दिया था, उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट कर दिया, और अभी बोल रहे हैं यार, आप बोलोगे यार क्या मैंने टेबल बना दिया और अभी मुझे आप यू आर आस्किंग मी टू अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, तो मुझे तो अभी ये ड्रॉप करना पड़ेगा। बट अगर लाइव प्रोजेक्ट में अगर आप कैसे को, तो दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज आपने टेबल बना दिया, उसके अंदर 2 लाख रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर दिए, और अभी उसके अगर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है तो क्या आप उस टेबल को ड्रॉप करोगे, डिलीट करोगे उसका डेटा? नहीं करोगे ना, बिकॉज दैट इज अ क्रिटिकल डेटा, वो तो डेटा ऑलरेडी आपके पास है। बट स्टिल आई वांट टू अप्लाई कंस्ट्रेंट, तो स्टिल मुझे उस पर्टिकुलर जिस किसी कॉलम के ऊपर मुझे कंस्ट्रेंट लगाना है, मुझे तो लगाना है एनी हाउ, बिकॉज दैट्स माई रिक्वायरमेंट, मुझे लगाना है। तो क्या ना अप्लाई कंस्ट्रेंट पोस्ट टेबल क्रिएशन, टेबल क्रिएट करने के बाद भी मैं कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ कि यस आई कैन क्रिएट, मैं उसके बाद भी कर सकता हूँ। तो वो आगे का पार्ट है, जस्ट अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसका वर्क क्या है कंस्ट्रेंट का। बाकी टेबल क्रिएशन के बाद कैसे लगाएंगे, टेबल क्रिएशन होने के बाद लगाने के बाद मुझे ड्रॉप भी करना है कंस्ट्रेंट, तो कैन आई डू दैट कि मैंने किसी कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया है, मुझे उसको ड्रॉप करना है, सो कैन आई डू दैट? यस आई कैन डू दैट, बिकॉज टेबल है, उसके अंदर ऊपर कंस्ट्रेंट है, टेबल क्रिएट करने के बाद भी मुझे कंस्ट्रेंट लगा, तो यस वी कैन डू दैट। ड्रॉप करना है कर सकते, मेरी रिक्वायरमेंट खत्म होगी, मुझे नहीं चाहिए वो कंस्ट्रेंट उसके ऊपर, वो मुझे थोड़ा वो परेशान कर रहा है वो कंस्ट्रेंट, तो आई कैन ड्रॉप दैट कंस्ट्रेंट एज वेल। तो उसको भी हम करेंगे ड्रॉप, तो उसके लिए अल्टर यूज़ करेंगे, आगे जो भी है मेथड्स वो हम लर्न करने वाले हैं। तो जब हम ड्रॉप करते हैं ना, तब हमको वो कंस्ट्रेंट का नाम की ज़रूरत होती है, जैसे जो कंस्ट्रेंट sys_, जो सिस्टम ने दिया है ना नाम, उसकी ज़रूरत होती है हमें कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करने के लिए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये भी चीज़ें होती है कि पोस्ट, अभी तो हम ये एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ही हम कर रहे हैं, बट पोस्ट टेबल क्रिएशन भी हम कंस्ट्रेंट को कर सकते हैं क्रिएट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, मैंने ड्रॉप कर दिया। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, हमें क्या करना है, अभी नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है। ओके, तो अभी सपोज वी कंसिडर कि हमारा जो फर्स्ट नेम है, ओके, दैट शुड नॉट बी नल। तो फर्स्ट नेम मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दैट फर्स्ट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके, दिस इज माई मैंडेटरी फील्ड कि यू हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट नेम, आपको फर्स्ट नेम देना ही है। अगर आपने नहीं दिया तो आपका रिकॉर्ड एरर करेगा, आपको वो वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी ही है। जैसे कि आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको पूछता है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप फर्स्ट नेम नहीं दोगे तो वो बोलेगा भाई फर्स्ट नेम तो बताओ, तो दैट फील्ड इज मैंडेटरी। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल। ओके, टेबल क्रिएटेड। नाउ अगेन चेक द डेफिनेशन। तो अभी आपको ये जो नॉट नल कंस्ट्रेंट है उस फर्स्ट नेम पे भी दिखेगा, तो हम जस्ट प्रेसिंग F4, ये देखो, और उस नॉट नल की कंस्ट्रेंट को भी उसने नाम दिया होगा सिस करके होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे किधर गया आपका फर्स्ट नेम, ओके, नल नो, यहाँ पे एन आया, फर्स्ट नेम नो, नल इज नॉट अलाउइंग नल, एन बोल रहा है नो, यू कैनॉट, आई कैनॉट अलाउ यू नल वैल्यूज इन दिस कॉलम। अगर कंस्ट्रेंट में जाओगे, देखो कहाँ पे गया आपका फर्स्ट नेम इज नॉट नल, दिस फर्स्ट नेम शुड नॉट बी नल, और उसने उस नॉट नल कंस्ट्रेंट को नाम क्या दिया, sys_007,000, 7000, ये उसने नाम दिया। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड दी नॉट नल। नाउ अगेन insert the values, let's try to insert. So I'm inserting this value, first record successfully inserted, because हमने हर एक कंस्ट्रेंट की जो भी लिमिटेशन है उसको परफेक्टली
ये क्या सेटिस्फाई किया है हमने, उस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, परफेक्टली फाइन, ये भी इंसर्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, किसी भी जो भी कॉलम पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया उसका हर एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहा है। नाउ अगेन नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट नल वैल्यूज फॉर दिस रिकॉर्ड, फर्स्ट नेम नल डाल देते हैं। ओके, अब जैसे कि अब इफ़ यू आर सेइंग मैं नल ये कैपिटल में डाल रहा हूँ, तो इट्स परफेक्टली फाइन कि आप उसमें स्मॉल लेटर में डालो या किसी में भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ले लेगा, बट ये थोड़ा अच्छा दिखता है ना, तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैं कैपिटल में डाल रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट। नहीं, अभी गाइस देखो इसने अलाउ किया, अब ये अलाउ क्यों किया, क्योंकि मैंने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नल को डाला, तो इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला, ये क्यों उसने एक्सेप्ट किया, बिकॉज उसने इसको कैरेक्टर समझा, ये वैल्यू समझा उसको। बट जब आप नल डालते हो तो आपको इस तरह से डालना है। ओके, तो उसने क्या किया, अभी इस रिकॉर्ड को हम क्या कर देते हैं, हमने सेव नहीं किया है, तो मैं रोल बैक कर देता हूँ पहले तो रोल बैक करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन है, रेड साइड के बटन को इधर मैं रोल बैक कर देता हूँ। मैंने रोल बैक कर दिया। अभी एक्चुअली ये सभी रिकॉर्ड उसने जो पहले भी रिकॉर्ड्स उसने इंसर्ट किए होंगे उन सबको उसने रोल बैक किया होगा। ओके, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ये इंसर्ट, ये भी इंसर्ट, और अभी इसको इंसर्ट करते हैं। देखो उसने एरर दिया, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यूज। ओके, इट्स सेइंग कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यूज। ओके, तो जब हमने शुरुआत में मैंने अभी जब ये इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला था, तो उसने उस नल को नाम कंसिडर कर लिया, तो किसी का नाम नल नहीं होता है ना, तो उसने उस नल को उसने क्या कर दिया, उसने कंसिडर किया कि ये नाम ही है किसी का। बट नल वैल्यू हम इस तरह से डालते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम नल नहीं डालते हैं। सो आपने इसको इस फर्स्ट नेम को क्या कंसिडर लगाया था कि दिस कॉलम विल नॉट अलाउ नल वैल्यूज, बट एक्चुअली यू आर इंसर्टिंग, यू आर प्रोवाइडिंग नल वैल्यू इन दैट कॉलम। तो जैसे ही आपने नल डाला तो उसने बोला कि यार आपने रूल ब्रेक कर रहे हो, आपने बोला कि नल नहीं अलाउ करूंगा और आप नल ही डाल रहे हो, इट मीन्स आई विल नॉट अलाउ यू टू इंसर्ट द वैल्यूज, काइंडली प्रोवाइड सम नेम टू दिस एम्प्लॉय। ओके, सो ओके, तो मैं उसको बोलूँगा ओके बाबा कुछ नेम चाहिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाल देता हूँ नितिन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, चलो नितिन डाल देता हूँ। चलो, तो इसी एम्प्लॉय का नाम नितिन डाल दिया, परफेक्टली फाइन, इंसर्ट हो गया आपका रिकॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। सो यू आर सेटिस्फाइड दैट चेक नॉट कंस्ट्रेंट का जो भी फीचर है उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हो। कमिट, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया मेरे। सो इफ यू चेक द डेटा यू विल फाइंड द रिकॉर्ड्स। ओके गाइस, अंडरस्टूड नॉट नल कंस्ट्रेंट? विक्की? Yes, Nitin. ओके, मयूर, ऋषिकेश, पवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now guys, let's jump to the fourth constraint. हमारा एक fourth constraint. So इसके पहले तो not null. Not null क्या है? It will not allow. It will not allow null values. Null values in a column. Okay. तो कौन से कॉलम के ऊपर? तो जिसके ऊपर आपने ये not null constraint लगाया उस कॉलम के ऊपर. Okay. Now fourth, check constraint. Okay. तो check constraint, what is check constraint? तो check constraint क्या होता है गाइस? मान लो कि कोई कॉलम है आपका, सपोज सैलरी कॉलम है। अब सैलरी कॉलम को आपको कुछ चेक कंस्ट्रेंट बिठाना है, तो उस चेक कंस्ट्रेंट में आपको एक कंडीशन डालना है कि कंडीशनली उस कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो कि बाबा मेरा जो सैलरी रहेगा हर एक एम्प्लॉय का वो 10,000 से लेकर 30,000 के रेंज में ही उसमें सैलरी जाएगा। अगर आपने 10,000 के नीचे सैलरी डाला तो अभी भी वो एरर देगा आपको, या 30,000 के ऊपर भी सैलरी डाला तभी भी वो आपको एरर देगा। तो मैं सैलरी शुड बी इन रेंज ऑफ 10 to 30,000। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ टेबल एंड इन सैलरी कॉलम आई एम पुटिंग check constant and in that check constant I am putting a condition called like my all employee salary should be between the range of 10 to 30,000. It means suppose I am inserting a value less than 10,000. In that case database should raise an error saying you cannot insert value less than salary less than 10,000. Again if I am putting a salary greater than 30,000 then again system should automatically raise an error that saying
you cannot insert value or salary greater than 30,000. So this is the conditionally I am inserting a value into that particular column on which I have created a check constraint. अगर मुझे किसी कॉलम के ऊपर कंडीशनली वैल्यूज डालनी है, ओके, कंडीशनली कि पापा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इट शुड नॉट टेक दैट वैल्यू, इट शुड नॉट एक्सेप्ट दैट वैल्यू, ओके। तो कंडीशनली वैल्यू अगर इंसर्ट करना है तो इन दैट केस वी विल यूज चेक कंस्ट्रेंट। इसके आगे अभी एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, इट्स कंडीशनली insert values in a column। कौन से कॉलम पे? जिसके ऊपर आपने चेक कंस्ट्रेंट बिठाया हो। ओके, सो नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले तो टेबल ड्रॉप कर लेते हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर चेक कंस्ट्रेंट बिठाना है और उसके अंदर कंडीशन भी देना है, तो मैंने ड्रॉप कर दिया टेबल, मैं टेबल पर सक्सेसफुली ड्रॉप। नाउ अभी मुझे इस सैलरी कॉलम पे क्या करना है, चेक कंस्ट्रेंट बिठाना है। ओके, सो चेक, मैं कंडीशन क्या देता हूं कि मेरी सैलरी, ओके, चेक के बाद आपको क्या करना है, ये दो ब्रैकेट ओपन करना है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर आपको कंडीशन देना होता है। तो अभी मैं इसके अंदर क्या करूंगा, चेक सैलरी, मैं कंडीशन दे रहा हूं कि मेरा सैलरी, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 के ऊपर ही होना चाहिए। 10,000 के नीचे आ गया तो उसने एरर देना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। ओके, मैंने कंडीशन दे दिया। नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस टेबल क्रिएटेड। ओके, अब मैंने क्या बोला उसको कि मेरा जो, अभी देखो ओवरऑल हम देख लेते हैं। हमने टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी पे ऊपर हमने क्या लगाया, प्राइमरी की। तो इस प्राइमरी की का मतलब क्या है कि इस एम्प्लॉय आईडी टेबल में, इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में क्या है, आप नल वैल्यूज नहीं डाल सकते एंड यू कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, सेकंड, मैंने फर्स्ट नेम पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया है, नॉट नल। इट मीन्स कि इस फर्स्ट नेम में आई कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यूज के अंदर मैं नहीं डाल सकता। ओके, थर्ड हमने क्या, यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया मोबाइल नंबर पे। इट मीन्स दिस मोबाइल नंबर शुड बी यूनिक, आई कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस कॉलम। फोर्थ कंस्ट्रेंट हमने लगाया है चेक कंस्ट्रेंट, कौन से कॉलम के ऊपर, तो सैलरी कॉलम के ऊपर। और इसके अंदर चेक कंस्ट्रेंट के अंदर मैंने उसको क्या बोला कि कंडीशनली इंसर्ट करो। तो वो कंडीशन क्या दिया, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000 एंड आई हैव क्रिएटेड द टेबल। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट द वैल्यूज। ओके, सो पहला रिकॉर्ड परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने सैलरी इंसर्ट किया 24,000, 24,000 इंसर्ट करो, विच इज, तो ये कैसे इंसर्ट करेगा। अभी देखो, पहले तो क्या आपने वैल्यू इंसर्ट करोगे, तो जैसे आप ये रिकॉर्ड कंट्रोल इंटर दबाओगे, ये जाएगा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जाने के बाद ये जहाँ पे जाएगा, चेक करेगा कि ओके बाबा इस पे कुछ कंडीशन है इस सैलरी कॉलम के ऊपर, तो वो कंडीशन को चेक करेगा। चेक क्या करेगा, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, तो ये जो सैलरी 24,000 डाली ये इधर आ जाएगी, 24,000 इधर, ये चेक होगा। इज 24,000 ग्रेटर देन 10,000, तो बोलेगा यस इज ट्रू। ट्रू है तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, इंसर्ट कर देगा। ओके, तो 24,000 इज ग्रेटर देन 10,000, इट्स ट्रू, मतलब इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे अपने को लिख के आया था 1 रो इंसर्टेड। सेकेंड, फिर से अभी इस रिकॉर्ड का करते हैं, परफेक्टली फाइन, ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया बिकॉज अवर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। ओके, थर्ड रिकॉर्ड भी वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। नाउ दिस इज सैलरी इज लेस देन 10,000, ये 9,000 है और हमारी कंडीशन क्या है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड। ओके, उसने एरर दिया, चेक कंस्टेंट वायलेटेड। अब ये देखो, चेक कंस्टेंट वायलेटेड, सिस अंडरस्कोर C007, ये कंस्टेंट को नाम दिया था। अगर ये कंस्टेंट का नाम आपको देखना है तो आपने जो टेबल के डेफिनेशन देख सकते हो, कंट्रोल F4 दबाओ। ओके, ये देखो कहाँ पे आपका सैलरी, ओके, नल अलाउ करता है ये। ओके, अभी इसके ऊपर कौन सी कंस्टेंट है क्या देखते हैं, आपका सैलरी किधर है, सैलरी। ओके, यहाँ पे देखो सैलरी, चेक कंस्टेंट लगा है, उस पर इनेबल है, मतलब स्टेटस क्या है उसका, इनेबल है। कंडीशन क्या दिया था, सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है उस कॉलम के ऊपर, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज द फीचर प्रोवाइडेड बाय दी जिस डेवलपर एप्लीकेशन, जो डेवलपर एप्लीकेशन ये फीचर दिया है। अगर ये डेवलपर एप्लीकेशन अगर यूज़ नहीं करते, या फिर अदर डेवलपर एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये फीचर नहीं है, पर स्टिल
उस केस में अगर मुझे कंडीशन चेक करना है, अब ये वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, जस्ट कीप इन माइंड, ये उसको नाम दिया है ओके कंस्ट्रेंट को। तो यहाँ पे उसने देखो कंस्ट्रेंट वैलिडेटेड 9000 हम डाल रहे हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ उसके अंदर 10,000 डाल देता हूँ सॉरी गाइस, इसके अंदर 10,000 भी डालता हूँ। लेट्स अगेन ट्राई टू इंसर्ट दिस वैल्यू, अगेन एरर देगा क्योंकि 10,000 से ज़्यादा नहीं है ना, इट्स एग्जैक्टली सेम। अभी मैं इसके अंदर 11,000 डाल देता हूँ, ओके परफेक्टली फाइन, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। हमने कंडीशन को ट्रू किया है, 11,000 ग्रेटर देन 10,000 इट्स ट्रू, अलाउ द वैल्यू टू बी इंसर्ट ओके, तो उसने अलाउ इंसर्ट करने को अलाउ किया। सो दिस इज हाउ चेक कंस्ट्रेंट वर्क्स ओके। सो आई होप कि आपको चेक कंस्ट्रेंट समझा होगा। दिस ऑल कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल एंड चेक। गाइस एनी डाउट प्लीज लेट मी नो अप फ्रंट। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मैंने ये कंडीशन दिया था सैलरी का, सो बेसिस ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी कंडीशन उसके अंदर दे सकते हो ओके, एंड दैट शुड बी अ लॉजिकल कंडीशन ना, लॉजिकल आपको उसको लॉजिकल कंडीशन देना होगा ओके। सुनिए, जस्ट हम ईमेल पे चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, तो हमें वो @ का कंडीशन लगाना है, तो वो कैसे हम लगा पाएंगे उसमें? @ ओके ओके, देखो ये जो होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लॉजिकल कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन दिया, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, सॉरी दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर। तो लॉजिकल कंडीशन मतलब कि वो कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, तो आप इस तरह का कंडीशन नहीं दे सकते उसको। अगर आपको कुछ सर्टन रेंज के बेसिस पे डालना है तो उस तरह से आप डाल सकते हो, जैसे कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, लेस देन 10,000, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, तो इस तरह का जो कंडीशन होता है वो आप चेक कर सकते हो। आप जो बोल रहे हो कि @ होना चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा अलग से उस तरह क्वेरी को लिखना पड़ेगा फिर ओके, बट वो उस तरह से नहीं कर सकते, फिर आपको प्रोग्रामिंग थ्रू करना पड़ेगा उसको। वो आगे मैं देखूंगा, मैं जो आपने मुझे बोला है, आई हैवंट ट्राइड इट येट, मैंने तो ट्राई नहीं किया है, बट डेफिनेटली मैं इसको आज ट्राई करता हूँ। क्या कैन वी पुट कंडीशन इन दैट वे एज वेल कि बाबा ईमेल आईडी के अंदर @ होना ही चाहिए। तो एक्चुअली दिस इज द डेटा वैलिडेशन, ये जो आप कर रहे हो ना, ये डेटा वैलिडेशन होता है। तो ये आप कर सकते हो, बट लेट मी ट्राई, मैं इस पर ट्राई करता हूँ, बिकॉज आई हैवंट ट्राइड इट येट, इस तरह का कंडीशन मैंने नहीं दिया है, बट मैं ट्राई करता हूँ और आपको मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। बट डेटा इंटर करते समय उसने चेक करना चाहिए कि @ उसमें है या नहीं, नहीं है तो उसने ये तो है ना, ये यार आप प्रोग्रामिंग थ्रू कर सकते हो, बट एट द टेबल लेवल कंस्ट्रेंट के अंदर ही हम डाल सकते हैं क्या, ये चेक कर सकते, मैं करता हूँ इसको चेक, मैं आपको बताता हूँ, बट ये सिंपल कंडीशन आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है गाइस। एनीवन हैज एनी डाउट अगेन? मयूर, विक्की, ओके ठीक है। नाउ हमारा एक कंस्टेंट है, दिस इज द लास्ट कंस्टेंट, जिसको हम कहेंगे फॉरेन की कंस्टेंट ओके। सो फॉरेन की कंस्टेंट बेसिकली क्या होता है, वी यूज फॉरेन की कंस्टेंट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के बीच में अगर आपको कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो इन दैट केस वी विल यूज फॉरेन की कंस्टेंट ओके। तो जैसे कि फॉरेन की कंस्टेंट ये क्या है, FO, ठीक है, फॉरेन की कंस्टेंट। तो दिस गाइस, जैसे कि अभी इस फॉरेन की कंस्टेंट के मैं बारे में आपको बताऊं, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी के बाद हमने इस तरह से लिखा प्राइमरी की, फिर फर्स्ट नेम के ऊपर हमने नॉट नल लिखा, मोबाइल नंबर पे हमने वो यूनिक की या यूनिक लिखा, सिमिलरली सैलरी के ऊपर हमने चेक लिखा। बट जब आप फॉरेन की कंस्टेंट किसी कॉलम के ऊपर लगाते हो, तो उस वहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखते हो, फॉरेन की कंस्टेंट इस तरह से नहीं लिखते हो। दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली, फॉरेन की कंस्टेंट क्या है, इट्स अ कंसेप्ट ओके विच वी यूज टू इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन दी 2 और मोर टेबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के ऊपर हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब किस तरह का रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने एक ही टेबल के अंदर पूरा डेटा नहीं रखा था,
जैसे कि एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रखी हमने, इंसर्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन रखा। अब मैंने पूछा था आपको कि डिपार्टमेंट आईडी, तो मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, तो डिपार्टमेंट का नेम तो इस टेबल में है ही नहीं, तो डिपार्टमेंट्स के नेम को हमने किस में रखा है, डिपार्टमेंट्स टेबल में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इसको एग्जीक्यूट, सो डिपार्टमेंट्स के नेम इधर है। सो इफ यू सी देयर इज वन कॉमन कॉलम बिटवीन दीज टू टेबल्स, इन दो टेबल के बीच में क्या है, कॉमन टेबल है, सॉरी कॉमन कॉलम है। तो व्हाट इज दैट कॉमन कॉलम, तो ये डिपार्टमेंट आईडी, ओके, एंड इस टेबल के अंदर भी आप एक डिपार्टमेंट आईडी देखोगे, सो दिस इज द कॉमन कॉलम। सो बेसिस ऑन दिस कॉमन कॉलम आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो, ओके। तो वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो यूजिंग फॉरेन की कैसे करना है उसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। तो जस्ट कीप इन माइंड कि किसी भी दो टेबल के ऊपर आपको अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो कंडीशन क्या है, दैट टू टेबल शुड हैव वन कॉलम, कॉमन कॉलम। उन दो टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, उन दो टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, एंड दैट कॉमन कॉलम शुड हैव सेम डेटा टाइप। तो उनका जो डेटा टाइप होना चाहिए, दैट डेटा टाइप शुड बी सेम। तो जैसे कि देखो ये डेटा टाइप, ये जो डिपार्टमेंट आपका टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी का जो डेटा टाइप है आपका नंबर डेटा टाइप है, और आपको जो डिपार्टमेंट्स टेबल है उसका अंदर का जो भी डिपार्टमेंट आईडी है उसका भी डेटा टाइप क्या है, नंबर ही है। इट मीन्स आपके दोनों भी कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, the table on which, the two table on which you want to establish a relationship should have one common column, एक कॉमन कॉलम या फिर कॉमन फील्ड होना जरूरी होता है, और जो कॉमन कॉलम या फील्ड है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट कॉलम शुड हैव सेम डेटा टाइप। सो दिस इज द कंडीशन टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, ओके। तो ये कंस्टेंट लगाने के लिए, फॉरेन की कंस्टेंट लगाने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, ओके। अगर आपके पास कॉमन कॉलम नहीं है, सो यू कैनॉट इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों करनी है, पहली बात तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों करनी है, पहली बात तो अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, ओके, मैंने कंपनी स्टार्ट किया कॉल्ड एबीसी, मैंने एबीसी कंपनी स्टार्ट किया, एबीसी। गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, और ये जो मैं अभी आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ये लर्न करोगे ना तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएंगी आगे चल के, बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाओगे, इस कंसेप्ट को और डेटाबेस को भी। डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाओ। तो जस्ट फोकस ऑन द सिनेरियो विच आई एम टेलिंग यू नाउ। तो पहली बात तो इस्टेब्लिश क्यों करना है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों करना है हर एक टेबल के बीच में, वह रहने दो ना, टेबल्स में तो डेटा है ही, और आप डेटा भी हर एक टेबल से बेसिस जो भी रिक्वायर्ड डेटा आप तो वैसे भी निकाल सकते हो, फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों करना है, ओके। सपोज अभी मैंने एक कंपनी एबीसी स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने अभी मेरा आईटी कंपनी है, चलो अब मैंने कंपनी शुरू किया, फिर मैं बोलूँगा कि यार मेरी कंपनी में डिपार्टमेंट्स रहेंगे, तो मेरे कंपनी में डिपार्टमेंट कौन से रहेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, परचेसिंग रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज रहेगा, शिपिंग रहेगा। सो दिस विल बी द माई डिपार्टमेंट्स इन माई कंपनी, ओके। अब मैंने कंपनी शुरू किया, मैंने ये भी सोचा कि अभी मेरे कंपनी के अंदर मैं सबको ऑटोमेटेड कर दूंगा, सब सिस्टम को मेरे कंपनी के अंदर के सबको मैं ऑटोमेट करूँगा, कुछ डेटाबेस के अंदर मैं स्टोर करूँगा। तो मैंने एक डेटाबेस खरीद लिया, लाइसेंस वगैरह कर लिया, फिर मैंने कुछ काम दे दिया लोगों को, मेरा डेटाबेस क्रिएट करके दे दो, ये टेबल रहेंगे, इस मेरा टेबल के अंदर ये कॉलम्स रहेंगे, मेरे डिपार्टमेंट रहेंगे कंपनी के अंदर, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स टेबल में स्टोर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट्स टेबल बना दिया, उसके अंदर मेरे कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख दी। तो डिपार्टमेंट भी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो डिपार्टमेंट्स रहेगा उसका नाम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक का एक डिपार्टमेंट आईडी होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट आईडी होगा, और हर एक डिपार्टमेंट को एक मैनेजर भी रहेगा, मैनेजर आईडी इसमें स्टोर कर रहा हूँ। फिर वो जो डिपार्टमेंट रहेगा वो कौन से लोकेशन पे उसका आईडी भी रहेगा, ओके। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डिपार्टमेंट्स की स्टोर कर ली। अब फिर मैंने
कंपनी बना ली, डिपार्टमेंट भी बना लिए। अब मुझे क्या करना है, मेरे कंपनी के अंदर कुछ लोग हायर करने, मीन्स आई हैव टू हायर एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज़ हायर किया, तो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन मैं अलग टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। सो एम्प्लॉय जब भी हायर होगा तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लूँगा उससे और वो किसी टेबल में स्टोर करूँगा। तो आई एम स्टोरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन एम्प्लॉयज़ टेबल। तो जैसे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये व्हाटएवर। फिर मैंने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय को मैंने एक डिपार्टमेंट में डाला। ओके, हर एक डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ। तो मैंने इस बंदे को कौन से डिपार्टमेंट में डाला, 90 डिपार्टमेंट में डाला। ओके, अब एम्प्लॉयज़ टेबल, इसको मैंने इस एम्प्लॉय को, जो स्टीवन नाम का बंदा है, इसको मैंने 90 डिपार्टमेंट में डाला। बट अगर ये 90 डिपार्टमेंट मेरे कंपनी में है ही नहीं, ओके, मैंने जो डिपार्टमेंट्स मेरे कंपनी में क्रिएट किए हैं यहाँ पे 90 डिपार्टमेंट, अगर सपोज ये 90 यहाँ पे है, 90 अगर यहाँ पे है, तो ही विल अलाउ टू असाइन दैट एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। उस एम्प्लॉय को उस डिपार्टमेंट के अंदर हम डाल सकते हैं, डिपार्टमेंट 90, बिकॉज दैट डिपार्टमेंट इज प्रेजेंट इन माई कंपनी। बट मान लो दूसरा एम्प्लॉय हायर किया, अब इसको मुझे किसी डिपार्टमेंट में डालना है, तो मुझे इसको डालना है, मान लो जिसका डिपार्टमेंट आईडी 200 है, 200 डिपार्टमेंट में उसको डालना है। तो मैं चेक करूंगा कि ये 200 डिपार्टमेंट मेरे कंपनी में है या नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर 200 नंबर का डिपार्टमेंट, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 200 है, वो मेरे कंपनी में है ही नहीं, तो उसको मैं डालूंगा कैसे। ओके ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 200 है, तो ऑपरेशन ओके, परफेक्टली फाइन, उसको अंदर ले लेगा। अब मैं तीसरा और एक एम्प्लॉय हायर करता हूँ, जिसको मैं डालता हूँ 280, मतलब 280 डिपार्टमेंट में उसको किसी एक एम्प्लॉय को डालना है। अब मैं यहाँ पे मान लो मैंने 280 डाल दिया, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या बोलेगा, भाई आपकी जो कंपनी है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है 280 है ही नहीं, मतलब वो डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में है ही नहीं। तो स्टिल हाउ कैन यू पुट दैट एम्प्लॉय अंडर डिपार्टमेंट 280, वो है ही नहीं। इट मीन्स उसने क्या करना चाहिए, यहाँ पे डेटा को उसने वैलिडेट करना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी उसने मेंटेन करना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि उसने आपके डेटाबेस को एक कंसिस्टेंसी में रखना चाहिए, उसने पूरा वैलिडेट करना चाहिए कि बाबा इस टेबल में वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। ओके, जैसे कि अगर आप चेक करो, आपने कैश विड्रॉ करते हो एटीएम से, कैश विड्रॉ करने से पहले वो क्या पूरे टेबल्स को चेक करता है कि इसके अकाउंट में आपकी इन्फॉर्मेशन, पहले अकाउंट्स आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक टेबल में रहेगी, कस्टमर की, बैंक के कस्टमर की एक कस्टमर की नेम इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर आपके बैलेंस की डिटेल्स दूसरे टेबल में रहेगी। तो पहले वो वैलिडेट करेगा आपका नाम क्या है, वो पिन नंबर जो भी आपने डाला है वो वैलिड है या नहीं, फिर आपका बैलेंस करेगा चेक। तो ये पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है। तो ये हर एक टेबल का रिलेशनशिप दूसरे टेबल के साथ होता है, तो ये पूरा वैलिडेशन होने के बाद ही आपका पैसा विड्रॉ होता है। तो ये जो वैलिडेशन करने के लिए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना ज़रूरी होता है। तो वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम किस से होता है, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट से होता है। सो सिमिलर केस, इस केस में क्या है, जब आप इंप्लॉय किसी को हायर कर रहे हो और उसको डिपार्टमेंट 280 में डाल रहे हो, तो पहले तो वो चेक करेगा कि भाई 280 डिपार्टमेंट है या नहीं। अब 200 डिपार्टमेंट्स की तो डिटेल्स हमने डिपार्टमेंट्स टेबल में डाली है, तो अगर इस टेबल में डाल रहे हैं तो वो तो इसी टेबल में चेक करेगा, वो चेक ही नहीं करेगा पहली बात तो। बट अगर इस्टेब्लिश होगी रिलेशनशिप, अगर इस्टेब्लिश होगी तो पहले वो जाएगा डिपार्टमेंट्स टेबल में, डिपार्टमेंट्स टेबल में 280 डिपार्टमेंट है कि वो चेक करेगा। अगर है तो इट विल, अगर डिपार्टमेंट 280 है तभी वो अलाउ करेगा आपको इधर इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड। अगर नहीं है 280 आपके डिपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट करने ही नहीं देगा। तो ये डेटाबेस, अभी देखो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ हमारे इंप्लॉयज टेबल में, और 280 डिपार्टमेंट में किसी इंप्लॉय को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट्स टेबल है इंप्लॉयज़ का, सॉरी डिपार्टमेंट्स टेबल है एचआर स्कीमा का, और इंप्लॉयज़ डिपार्टमेंट्स टेबल है, इंप्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स टेबल, ये दो टेबल है एचआर स्कीमा में, उसमें ऑलरेडी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है, वो हमें सिस्टम ने ही करके दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट इनटू इंप्लॉयज टेबल के अंदर, इंसर्ट इनटू इंप्लॉयज, ओके, वैल्यूज, ओके, वैल्यूज, ओके। अभी क्या करते हैं, हमारे पास 107 तक के इंप्लॉयज आएगा। इम्प्लॉय आईडी कितने हैं अपने पास,
206, ओके, एक 207 वाला एम्प्लॉय ऐड करते हैं, 207, ओके। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट नेम दे देते हैं नितिन, देन कौन सी वैल्यू डालना है, लास्ट नेम नागरे, ईमेल एन नागरे, देन फोन नंबर 8888 और 1 2 3 4 5, ओके 10। फिर आता है हायर डेट, तो मैं इसको डेट प्रोवाइड करता हूँ, टू डेट, उसको बोलता हूँ मैं कब ज्वाइन हो गया, ओके, मैं इसको सिस डेट, आज ही ज्वाइन हुआ है, सिस डेट डाल देते हैं, सिस डेट, सिस्टम का डेट, सिस डेट डाल दो, आज ज्वाइन किया उसने। देन जॉब आईडी यही का कुछ सी उठा लेता हूँ, ओके। देन उसका जॉब आईडी के बाद सैलरी उसको दे देता हूँ 50,000, ओके। देन उसका कमीशन परसेंट मैं नल डाल देता हूँ, कोई कमीशन नहीं इसको, नल। देन उसका मैनेजर आईडी, तो हमने क्लर्क डाला, एसएच क्लर्क का, तो उसका 124, उसका मैनेजर आईडी 124 है, ओके। और उसको अभी हम क्या करते हैं, मैनेजर आईडी का डिपार्टमेंट 280 में डालते हैं, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड। ये देखो क्या बोल रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। ये पेरेंट की नॉट फाउंड मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी आप डाल रहे हो, दिस डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन योर डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट कोई है ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है 280 वाला। सो हाउ कैन यू इंसर्ट, हाउ कैन यू असाइन दैट एम्प्लॉई अंडर डिपार्टमेंट आईडी 280? ये क्यों हुआ, वाई सिस्टम रेज एन अलर्ट, सिस्टम ने हमें एरर क्यों दिया, बिकॉज इन दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है। जब आप इंप्लॉइज टेबल के अंदर डेटा चेक डालते हो, इंसर्ट करते हो, तो फर्स्ट इट विल चेक डिपार्टमेंट आईडी वेदर दैट डिपार्टमेंट आईडी इज प्रेजेंट, वो डिपार्टमेंट आपके टेबल के अंदर है या नहीं, आपके कंपनी के अंदर है या नहीं, वो पहले चेक करता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो डिपार्टमेंट अगर आपके पास है, तभी वो अलाउ करेगा आपको इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड, अगर नहीं है तो इट विल नॉट अलाउ, ओके। अभी इसके अंदर डिपार्टमेंट 280 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ओके बाबा डिपार्टमेंट 280 नहीं है ना, 270 तो है, ओके। सो फाइन, तो मैं इसको 270 के अंदर इंसर्ट करता हूँ। ये बंदा, नितिन नाम का बंदा डिपार्टमेंट 270 के अंदर काम करेगा, ओके, परफेक्टली फाइन। उसने 1 रो इंसर्टेड। नाउ लेट्स चेक द डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। नितिन, ये देखो परफेक्टली फाइन, बट पहले जब हमने 280 डाला था तो उसने क्यों नहीं इंसर्ट करने दिया, बिकॉज उसने क्या किया, उसके पेरेंट जो टेबल है, तो जैसे कि अगर पेरेंट टेबल कौन सा इस केस में, डिपार्टमेंट्स, बिकॉज ऑन दीज टेबल्स, बेसिस ऑन दीज टेबल्स डिपार्टमेंट आईडीज वैल्यूज, यू आर इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू योर एम्प्लॉइज टेबल। तो डिपार्टमेंट्स टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के वैल्यूज के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉइज टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट इट विल चेक द डिपार्टमेंट आईडी वेदर दैट डिपार्टमेंट इज प्रेजेंट इन योर कंपनी, प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। अगर है देन इट विल अलाउ यू टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू योर चाइल्ड कॉलम, चाइल्ड टेबल। तो ये आपका डिपार्टमेंट्स जो टेबल है, ये हो गया पेरेंट, एंड आप एम्प्लॉइज इज ए चाइल्ड टेबल, बिकॉज एम्प्लॉइज टेबल के अंदर आप वैल्यू कब डालते हो, बाय रेफरिंग द वैल्यूज ऑफ आपके डिपार्टमेंट्स टेबल की वैल्यू रेफर करके ही आप इसके अंदर डालते हो। सो दिस इज हाउ एंड दिस इज वाई वी इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो टेबल के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों करना है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटाबेस। आपका डेटाबेस का जो डेटा है वो इंटीग्रेट रहे। अब ये डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, डेटा अवेलेबिलिटी क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली। तो आप एक काम करो, जब भी आप भी हमारा क्लास जैसे खत्म हो जाएगा, आज रात में क्या करो, एसिड प्रॉपर्टी सर्च करो। ये देखो, ए मीन्स एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स इंटीग्रिटी एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो दिस इज द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस की ये एसिड प्रॉपर्टी होती है 4। तो ये हर एक ए का मीनिंग क्या है, सी का क्या है,
इसका मीनिंग क्या होता है, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पढ़ के ही आपको समझ जाएगा, तो दे विल अंडरस्टैंड. सो टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटाबेस यू विल एस्टैब्लिश इन रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर टेबल्स. दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो. ओके, अगर मान लो ये नहीं होता तो हमें दिक्कत हो जाती कि बाबा अगर मान लो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप ही इस्टेब्लिश नहीं होता तो आप क्या, जो टेबल जो डिपार्टमेंट है ही नहीं उसके अंदर भी आप इम्प्लॉय को डाल देते, इंसर्ट कर देते. अगर सपोज इम्प्लॉयज टेबल और डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर रिलेशनशिप नहीं होता, फॉरेन की का जो यूज़ नहीं किया होता, रिस्टेब्लिश नहीं किया होता रिलेशनशिप, तो आप हर एक टेबल में कुछ भी वैल्यू डाल सकते थे. बट जब आपने इंटीग्रिटी, जब आपने आपके टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया तो उस केस में क्या हो रहा है कि इसमें एक एक्यूरेट डेटा जा रहा है. ओके, कोई गलत डेटा नहीं इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है डेटा की. ओके, डेटा कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो रही है. सो दैट्स वाई वी इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप. तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ योर फॉरेन की कंस्ट्रेंट. तो अभी इंप्लीमेंट कैसा करना है, तो उसके लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी मेनली, कि उसके अंदर एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दो टेबल्स के अंदर, और उस कॉमन कॉलम का जो डेटा टाइप है दैट शुड बी सेम. ओके, तो अभी ये जो है ना इसका कैसे क्रिएट करना है ये आज नहीं कवर करते अपन, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. सो एनी डाउट, इसको समझने में कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, और इसके एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं आगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मुझे अच्छे तरीके से आपसे करके लेना है तो इसके अच्छे से हम एग्जाम्पल्स लेंगे. बट आई होप कि आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूज़ करेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट, किस लिए करना है, इस्टेब्लिश क्यों रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है आपके दो टेबल में या टेबल्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर क्यों इस्टेब्लिश करना है, तो ये आपको समझा होगा. ओके, अंकित, मयूर, पवन, विक्की, यस आशीष. यस. ओके, सो गाइज अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम आज क्लोज करते हैं इसको. ठीक है, और इसका एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ जो शुरुआत से लेकर अब तक के जो भी हमने पढ़ा है. ओके, ओके. यस मित्र. ओके गाइस, ओके. ठीक है, थैंक यू देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू. थैंक यू. Bye bye.